हेलो गाइस, थैंक यू फॉर मोस्ट थैंक यू बिकॉज आपने मुझे इतना प्यार दिया फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में भी। और मैं क्या बोलूँ, आप ऐसा मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं था जैसा आपने मुझे दिया है प्यार, इसलिए जस्ट कीप लर्निंग। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और गाइस, मेरे सेकंड वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। तो उसमें से एक कमेंट था बाबूराम यादव का था। तो उन्होंने मुझे पूछा था कॉस्ट थीटा के बारे में। तो मैं उनसे अभी पूछता हूँ, क्या आप मुझे वो क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से कमेंट्स में ही? इस वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हैं वो। तो अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे से पूछें तो मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। और दूसरा कमेंट था एक मेरे क्लासमेट का, जिसका नाम है सागर। आई थिंक उन्हें इतना पढ़ने में शौक़ नहीं, या फिर उनको पढ़ना अच्छा लगता नहीं। बेसिकली मैं उनका मजाक नहीं उड़ाया, या फिर ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है, ऐसा बोल रहा हूँ। जस्ट बिकॉज वो लोग बस गलतियाँ निकालते हैं मेरी। कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही गाइस बोल दिया था कि गलतियाँ अगर आप मेरी गलतियाँ निकालेंगे तो पढ़ने पे ध्यान ही नहीं है आपका। ये बात है। दूसरी बात, एक तो मुझे उनकी तो वे ऑफ टॉकिंग नहीं पसंद है, अब्यूजिंग ऑफ वर्ड्स, सब गलत होता है ना गाइस, इसलिए तो छोड़िए ये सब बातों को भूलते हैं और बिना वक्त गवाए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के पिछले वीडियो में हम लोग ने लास्ट में देखा था इगन मोशन के तीनों इक्वेशंस के बारे में डीपली, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, और सर्कुलर मोशन क्या होता है इसके बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि न्यूटन के क्या क्या लॉज थे, उनको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कब अप्लाई किया जाता है, मैं आपको सब अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है गाइस, इसलिए इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा लंबा भी बने तो भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करके इसको पूरा देखिएगा गाइस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो लेट्स बिगिन टुडे। तो गाइस, ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि हम लोग ने इसी पेज में अपने लास्ट वीडियो को वीडियो को छोड़ा था, इसलिए हम लोग इसी पेज को एक बार वापस से मैं इस पे आपको लेके आया हूँ ताकि आप उसको देख पाएँ। तो अभी हम लोग चलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये कुछ गिवन एग्जांपल्स हैं जो पिछले वीडियोस में मैंने जितना भी आपको समझाया उसके बेसिस पे आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर मत देखिए, वो आपको बस ऐसे ही दिया गया है, आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सॉरी गाइस, वो बीच में मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि वो मेरा कोई रिलेटिव था, बीच में आ गया था। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर दैट गाइस। एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेसिकली क्या है? सर आइजैक न्यूटन जो थे, ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल पर्सन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स बिकॉज ही प्रोड्यूस्ड and discover the laws of motion, which are basically very very important in each student life. So there are three laws of Newton's laws. Some of the I think you can know, you will already knowing that is the first law. Now let me tell you that you have been studying it from class 7, so I think you should remember. If no, then it is your big mistake here. So I will request you all to write what is the first law of motion in the comments below here in the comments box down, so I can see that who is better than who won and who is asking where, so I will be clearing everyone's question. So let me clear that what is Newton's laws of motion. First of all, I was telling that what is the question about what is the Newton's laws of motion. You should pause the video right now and now write the answer below fast in the comment section below the videos. Okay, scroll down and write your comments there. Please pause the video for some seconds. I think now you should have been
written over there your question, so let me start explaining what is the Newton's laws of motion. So Newton's first law is nothing but inertia. In simple word, single simple word is nothing but inertia. Okay guys, so what is inertia actually? Let me tell you. Inertia is of three types: inertia of rest, inertia of direction, and inertia of, any guesses guys? तो हाँ गाइस, मैंने बोला था आपको कि इनर्शिया के तीन टाइप्स होते हैं. पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक चीज़ आप याद रखिए. तो गाइस मेरा अभी कैमरा ऑफ हो गया है, इसलिए थोड़ा मेरा चेहरा दिख नहीं रहा. रुक जाइए, मैं थोड़ा कैमरा को एडजस्ट करता हूँ. Yeah friends, now you will be able to watch me. Can you see me here? Perfect. Thank you. Now I was telling that inertia जो है वो तीन टाइप्स का होता है. एक inertia of motion, inertia of rest and inertia of direction. Okay, and let me tell you that ये inertia पे आने से पहले न्यूटन सर ने एक और चीज़ बोली थी. वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, समझ लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है. मैं थोड़ा आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे एक सिंपल प्लेन है. अब मेरी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ऊपर ध्यान दीजिए. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ए. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए. ओके, प्लीज़ वो थोड़ा मेरी ड्राइंग को फॉरगिव कर दीजिए, बिकॉज इस पर इतनी से अच्छी ड्राइंग आती नहीं, बट मैं ट्राई करूँगा जितनी भी अच्छी हो सके उतनी करूँ. और तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ए है, ए एक ब्लॉक है जो प्लेन पे है. और अभी कौन से कंडीशन में है आपको बताना है, कौन से फिजिकल कंडीशन में. आपके पास तीन चॉइसेस हैं. या तो ये रेस्ट में है, या तो ये मोशन में है, या तो ये इन दोनों में से किसी भी स्टेट में नहीं है. अगर आपको इनका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए नीचे. थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ये जो अभी ए ब्लॉक है वो अभी रेस्ट में है. यस गाइस, इट इज़ इन द रेस्ट स्टेट. ओके, रेस्ट में है. और मेन बात ये नहीं कि वो रेस्ट में है कि नहीं, मैं आपको बेसिकली बताना ये चाहता हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट है ए, चलिए मानता हूँ मैं, अभी तो ये है अभी रेस्ट पे. ओके, अभी रेस्ट पे, नो उसमें कोई डाउट, नो डाउट अबाउट दैट. बट अगर अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक बंदा है, वो इस पे कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है. फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में अब भी रहेगी? आपके आंसर्स प्लीज़ कमेंट पे लिख दीजिए. थैंक यू वेरी मच. इफ यस, देन हाउ? इफ नो, देन ऑल्सो हाउ? आपको एक्सप्लेन करने की एक मैं मौका दे रहा हूँ, इसको गवाइए मत.
आपको बताइए कि ये कैसे रेस्ट में या फिर मोशन में जाएगा, क्यों रेस्ट में जाएगा या फिर मोशन में जाएगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। न्यूटन सर का यही लॉ था कि बेसिकली जब तक कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स, अभी देखिए जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट था ए ये अपने फोर्स की मदद से आगे अभी जा नहीं रहा था। अब इसको एक बंदा यहाँ पे था, वो यहाँ पे इसे धक्का दे रहा था ना, he was just applying some force upon it, so it will be moving towards this direction. Okay, but if he will be no doing that, here will be just no external force and the block is in just normal state, so it will be not moving by itself because its potential energy and kinetic energy is totally zero in this state. Okay guys, तो यही है सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ। यही मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। देखिए न्यूटन सर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हैं पूरे फिज़िक्स के रेवोल्यूशन में। तो बेसिकली मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि न्यूटन कौन है, कैसे हैं, क्या है, उनके बारे में सब बहुत उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ तो अभी हम लोग मेन टैग लाइन पे आते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं एक बार इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। इसे ध्यान से देखिए अभी, यस दिस गाइस, इसे ध्यान से देखिए। बिकॉज ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे है अभी मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ मैं आपको बोला था एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, यानी वो तब तक अपनी स्थिति में ही रहेगा। यानी अगर सपोज मेरे पास ये यहाँ पे एक पाउच है, तो ये पाउच अब तक रेस्ट में ही है जब तक इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ यहाँ से, ये अपना पोजीशन चेंज करता है। बेसिकली यही है, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा आपको अच्छे से भी और भी बताना चाहूँ तो ये भी बता सकता हूँ। जैसे कि अभी आप मेरे पास एक नोटबुक देख सकते हैं, ये नोटबुक साइंस की है, जिससे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, साइंस की है। तो अगर इस बुक को मैं ऐसे ही रहने दूँ तब तो ये कुछ इस पे असर होगा नहीं, बट अगर मैं इसको यहाँ से एक धक्का दूँ कुछ ऐसे, तो ये आगे गई। बेसिकली यही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अच्छे से जितना भी हो सके मुझसे। तो अगर अभी कोई आपको डेफिनेशन पूछे तो आप सीधा डेफिनेशन मत बोलिएगा, उसके एग्जांपल्स के साथ उसको भी समझाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप पे वो कभी डाउट ना करे कि नहीं ये बस रट्टा हुआ बोल रहा है, इसको आता नहीं। ऐसा नहीं, आप में जब तक एक्सप्लेन करने की क्षमता नहीं होगी तब तक आपको आता है कि नहीं वो किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए यही आप में एक टैलेंट होना चाहिए कि आप अगर आप कुछ पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो कि वो भी आप किसी को पढ़ा सको। यही होता है लाइफ में। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो बेसिकली तो मैं आपको बताया ना जो चाहता था वो तो मैं आपको बोल ही दिया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। When an object is at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it. Actually, there is a number of forces acting on it, but they cancel one another so that the net force is zero. Newton's first law explains the phenomenon of inertia, that is, the inability of an object to change the state of motions on its own.
It also explains the unbalanced and balanced forces which cause a change in a state of an object at rest or in uniform motion. All instances of inertia are examples of Newton's first law of motion. आपको इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, अब जस्ट इतना भी बोल देंगे तो इतना चलेगा. Any object will doesn't change its state unless the external force is applied on it, that is unbalanced. बिकॉज अभी देखिए ये पाउच अभी मेरे हाथ में है, ठीक है. तो अभी इस पे ग्रेविटी इसके मास के साथ नीचे एक्ट कर रही है, ये एक फोर्स इसके ऊपर नीचे डाउनवर्ड्स हो रहा है, ठीक है. और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी ऊपर जाता है. कभी भी देखिए ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे भी हो कैसे भी हो तो उस पर एक दो फोर्स हमेशा अप्लाई करेंगे. एक उसकी मास और ग्रेविटी के प्रोडक्ट का फोर्स, जो कि सब हर लगभग ऑब्जेक्ट पे होता ही है. वो सिर्फ तभी होगा जब वो किसी ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है. तो ऐसे ही हो सकता है. या फिर या दूसरा फोर्स है नॉर्मल फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं रखा हो, दैट्स सपोज माई हैंड इज जस्ट फॉलिंग ओवर अनदर हैंड, सो इस हैंड पे तो ग्रेविटी और इसका मास पड़ रहा है, इसलिए इस पर भी एक फोर्स एक्ट कर रही है. और इस हाथ पे भी एक फोर्स एक्ट कर रही है. वो कैसे? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना मास और ग्रेविटी से किसी ऑब्जेक्ट पे हाथ एक्ट करता है तो वो अनदर ऑब्जेक्ट जिस पे वो होता है वो भी उस पर सिमिलर फोर्स एक्ट करता है, जिससे दोनों भी बैलेंस्ड हो. अगर देखिए ये अपना अगर फोर्स एक्ट ना करे तो इसकी ग्रेविटी और मास की वजह से ये नीचे चला जाएगा. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो रहा ही नहीं, तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा और ये हो सकता है गिर जाए या फिर स्टेबल ना रहे और ये बैलेंस ना रह पाए. इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी किसी पे होता है तो ही वो अपना स्टेट चेंज करता है, अनलेस नहीं. ओके गाइस, लेट्स मूव फर्दर. अभी तो इसमें इनर्शिया के बारे में उतना लिखा नहीं क्योंकि वो 7th में एक्चुअली सबको पढ़ा दिया गया है. यकीन नहीं होता आप तो 7th की बुक्स खोल सकते हैं. अगर आपको अब नहीं खोलने का मन तो मैं ही आपको दिखा देता हूँ. 1 मिनट रुकिए. लेट मी शो यू that why and where inertia is important guys. It is so important. इस पॉइंट पे आके रुक जाएगी, यहाँ पे आके रुक जाएगी. तो फिर ये जो आदमी है उसका क्या होगा? चलिए यहाँ पे एक अगर पत्थर ही है, यहाँ पे एक पत्थर है बड़ा सा, यहाँ पे पत्थर है बड़ा सा पत्थर है. अगर वो यहाँ पे आके कोलाइड हो जाएगी तो क्या होगा? ये पत्थर से जब ये काट टकरा जाएगा, ये काट ए है, अगर ये टकरा गया तो क्या होगा? ये जो आदमी है इसका क्या हो सकता है? हो सकता है कि यहाँ पे ये जो आदमी है वो ये जो काट जब रुक जाएगा उसके बाद हो सकता है वो कुछ इस तरह से गिर जाए. हो सकता है ना, गिर जाए. सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग. बट मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज मोशन में है उसके साथ उस पर इनर्शिया भी लॉ एक्ट करता है. जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अगर ये कार्ड यहाँ पे आके स्टॉप हो गया तो ये जो आदमी वो आगे की तरफ गिर जाएगा. क्यों गिरेगा? कि उसकी जो बॉडी है वो अभी भी मोशन में ही है. कि गाइस वो अभी भी मोशन में है, बट वो जो काट है वो रुक चुका है, आदमी नहीं. आदमी अभी भी चल रहा है बट वो सिर्फ काट जो है रुका है. यही सिंपल एग्जांपल आप बस में भी देखते होंगे. जब बस चलती है तो आप भी उसके साथ चलते हैं, बट आप अंदर रुके ही रहते हैं, बट बस के साथ आप भी चलते हैं. जैसे ही बस रुकती है आप एक जर्क लग के आप आगे घुस सकते हैं. क्यों होता है वो? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया लॉ का एक्ट करता है आप पे, इसलिए.
क्योंकि इनर्शिया जो है वो बोलती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि अभी यहाँ पे हुई है अप्लाई इस स्टोन की वजह से, रॉक की वजह से, तो इसने एक्सटर्नल फोर्स अपना अप्लाई किया है मास की वजह से, जिससे ये जो कार्ट है वो रुक गया। बट ये जो आदमी है वो तो इनर्शिया में था, उस पर कोई एक्सटर्नल लॉ एक्ट नहीं किया है, इसलिए वो अभी भी आगे जाके चलता ही रहेगा, ऐसे यहाँ पे जाके गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको ग्रेविटी खींच लेगी और आगे उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है आगे जाने के लिए। इसलिए तो ऐसे मैंने आपको भी बताया कि इनर्शिया का लॉ जो है ऑफ मोशन ऐसे एक्ट करता है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी गाइस ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है गाइस, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो कुछ ऐसा है, सपोज आप रुके हैं, ओके, और आपके पास, नहीं तो रुक जाइए, ये एक्सप्लेनेशन, आपके पास एक बुक है, ठीक है, आपके पास एक बुक है, ये एक बुक है, इसके नीचे एक और बुक रखी है, इसके नीचे एक और बुक रखी है, ठीक है। अब जैसे कि इसे मैं समझाने के लिए, अगर सपोज आप इस मिडल बुक को अगर खींचेंगे एग्जैक्टली, ठीक है, इसको ऐसे करके खींचेंगे, ऐसे करके खींचेंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये बुक बाहर आ जाएगी इसमें से, और इन दोनों बुक्स जो है ऊपर और नीचे, उन दोनों का क्या हो सकता है, बेशक ये ऊपर वाली जो बुक है, ये जो ऊपर वाली बुक है वो यहाँ पे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि उस पर मोशन एक्ट नहीं कर रहा, वो अभी भी रेस्ट में ही है, ओके, वो अभी भी रेस्ट में है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा तो मैं आपको मेरी बुक से भी करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छी समझ में आए, ओके। ठीक है गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास 3 नोटबुक्स हैं, यहाँ पे थोड़ा ये भारी हैं इसलिए मैं थोड़ा इनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आप ये नोटबुक को देखिए, अब अगर मैं इस नोटबुक को फटाक से खींचूँ तो क्या हो सकता है, ये देखिए, ये वाला जो बुक है वो अभी भी अपनी प्लेस पे, वो मेरा हाथ थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था इसलिए वो गिरने की तादाद पे आ गया था, पर वो बैलेंस नहीं हुआ था। इसलिए अगर मैं फिर से इस टेक्स्ट बुक को खींचूँ तो क्या होगा, क्या ये नोटबुक भी इसके साथ खींचा जाएगा या फिर ये यहीं पे रह जाएगा, देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नोटबुक अभी भी वहीं पे है, तो ये बात ये साबित करती है कि ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो कुछ ऐसे एक्ट, सॉरी गाइस फॉर दैट, मेरा कैमरा गिर गया था। तो मैं यही बताना चाहता हूँ बेसिकली, ये जो इनर्शिया है वो बुक्स पे ऐसे लागू करते हैं, ऐसी लागू करती है जिससे एक बुक जो था वो रेस्ट में ही था पर अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हुआ था, बट अभी भी वो रेस्ट में ही था। जैसे कि ये बुक था वो बेस में था और ये बुक था बीच में, और मेरा नोटबुक जो था ये वाला ये था ऊपर में। तो इन दोनों बुक्स में ये जो बुक था बीच वाला, इसको जब मैंने खींचा कुछ ऐसे खींचा तो ये नोटबुक फिर भी अभी भी वहीं पे है, देखिए क्लियरली दिख रहा है कि वो यहीं पे है। तो मैं बेसिकली यही चाहता हूँ कि ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, कि सबकी लाइफ में काम आती है और इसे समझाने की उतनी मुश्किल पड़ती नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता आपको अभी भी कुछ डाउट होंगे, अगर होंगे तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट से। अभी हम लोग का बचा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अभी हम लोग ने जान लिया व्हाट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, आई मीन इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हमारा बचा अभी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे बड़ी खाली जगह है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये एक आदमी है, ठीक है, वो अपनी साइकिल चला रहा है, ठीक है, ये साइकिल चला रहा है कुछ ऐसे। सपोज यहाँ पे उसके हैंडल्स हैं,
पे सीट है। तो अच्छा ड्राइंग तो नहीं है मेरा, पर गाइस अब मैं क्या करूँ, रहने दीजिए, आपको बस समझना ही तो है। वैसे भी यहाँ पे एक व्हील है, यहाँ पे दूसरा व्हील है। ओके, सॉरी फॉर दैट बैड ड्राइंग, जस्ट फॉरगिव दैट प्लीज़। आई वांट टू जस्ट से दैट अगर ये ऐसा अभी सीधा डायरेक्शन में चल रहा है, अगर ये अभी सीधा ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा बिना किसी हरकत के? हाँ या ना, बोलिए गाइस, यस और नो। बताइए, आपके मुताबिक जो लगता है आपको बता सकते हैं आप। अभी तो आप मुझे नहीं बता सकते क्योंकि ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बट अगर आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए नीचे बिलो। और पर अगर मैं आपसे पूछूं अभी, अगर ये जो साइकिल वाला है, अगर वो सपोज अगर मैक्सिमम स्पीड से अभी चला रहा है, चलिए सपोज करते हैं उसकी मैक्सिमम स्पीड है अभी 100। गाइस तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर ये 100 किलोमीटर पे भी चल रहा है, ठीक है, और अचानक से सडन टर्न लिया इसने यहाँ से, कुछ ऐसे सडन टर्न, ठीक है, साइकिल यहाँ पे मुड़ गई इस डायरेक्शन में, तो ये जो साइकिल वाला है, क्या ये अभी भी साइकिल पे वैसे ही बैठा रहेगा? यस और नो, ये आपको बोलना है, यस और नो, बताइए। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं मुझे नीचे। गाइस एक बात, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अभी के अभी कर दो लाइक, अभी कर दो अभी कर दो। कर दिया? पक्का? श्योर हो? ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी बताना यस और नो, अगर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये जो आप 100 देख रहे हैं ना, ये इसकी स्पीड है। तो अगर ये अभी जब सडन टर्न लिया, तो इसमें जो साइकिल वाला है वो जो है, अभी देखिए इसकी साइकिल इस डायरेक्शन में जा रही है, पर साइकिल वाला तो अभी भी इसी डायरेक्शन में है, साइकिल इधर जा रही है ना, वो तो अभी भी वहीं पे है। तो जब ये यहाँ पे जब इसकी साइकिल जो है स्केट लेगी और यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो ये ऊपर से उड़ के इधर चला जाएगा, ड्यू टू द लॉ ऑफ inertia of direction. Since this, it is impossible to travel with high speed along a turn. इसलिए हम लोग जब भी एक टर्न लेते हैं तो सब धीरे से चलाते हैं, ताकि inertia ऑफ जो डायरेक्शन है वो बस गाड़ी के अंदर या ऊपर ही हल्के से लागू, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, इसकी तरह हालत हो जाती है, लोग गिर जाते हैं। इसलिए अगर आप में से कोई बाइक चलाता है, साइकिल चलाता है, संभल के गाइस। वैसे तो अभी लॉकडाउन है, अभी तो कोई चला नहीं पाता होगा, कोई बात नहीं। फिर हम अभी अपने टॉपिक के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आखिरी बार फिर गाइस बता देता हूँ मैं, ये जो है ना, ये देख रहे हैं ना काले में, ऑलरेडी हाईलाइटेड है, फिर भी मैं कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर यू हैव टू लर्न इट परफेक्टली। लर्न तो करने की ज़रूरत नहीं होगी, आई थिंक मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ तो आपको शायद लर्न अपने आप ही हो गया होगा, उतना लर्न। देखिए जो ध्यान देते हैं ना क्लासेस पे, या फिर अपने टीचर्स पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने हेल्पर्स पे, तो उनको ये सब चीज़ याद करने की लिटरली कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सच में मुझे भी कौन सा याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अब तक जो समझा पढ़ा तो मैंने बस समझा अच्छे से, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है मुझे, समझे। याद करने वाली चीज़ें ही नहीं है, इनको सिर्फ समझना है तो अपने आप ही याद हो जाता है, इसको कोई रट्टा नहीं मारना पड़ता। इसलिए बस आप समझिए अच्छे से तो आप समझ जाएंगे, दैट्स इट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कहीं पे।
ना है अभी ये क्या है। ओके, उसके लिए हम लोग एक सर्टेन एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जिसकी देखिए आप, सपोज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है, ओके, उसके पास मास m है, मास m, और जब वो उसके पास एक फोर्स है F, ओके, some type of force F, and so on. He has a velocity for the time that becomes v. इनिशियल वेलोसिटी की मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि उसको u बोलते हैं और फाइनल को क्या बोलते हैं, v, करेक्ट। एंड देयरफॉर ऐसा मैं बोल सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना, क्योंकि रेट ऑफ जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो तो डिवाइड करने में भी पता चलेगी रेट क्या है उसका। तो हम आगे बढ़ते हैं। चेंज इन मोमेंटम का क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यस, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम सिंपली अभी हमारा पता है, मोमेंटम क्या है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी। हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है गाइस, m इंटू यू, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी है mv, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो होगा mv माइनस mu। अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो तो आपको ज़रूर याद होगा कि m माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो अब मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि मास इनटू, अगर यहाँ पे देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिया है इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू m कॉमन है तो क्या m कॉमन ले लिया, और v माइनस यू अपॉन टी जो है हमारा एक्सेलरेशन होता है गाइस, इसीलिए उसको एक्सेलरेशन से हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया उसकी वैल्यू को जो है 1। तो हमें मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है गाइस, फोर्स, यस, फोर्स। m इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल। तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया क्या, चेंज इन मोमेंटम, आई मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और v है, f है हमारा फोर्स। तो k हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ f इज इक्वल्स टू m इंटू ए, इसकी वैल्यू a इसलिए 1 इसलिए है, अगर हम लोग फोर्स 1 न्यूटन लेते हैं, मास 1 लेते हैं 1 kg, एक्सेलरेशन लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, सब कुछ तो 1 ही रहा, तो उसकी वैल्यू भी तो 1 ही हो जाएगी, है ना, इसलिए तो k यहाँ पे 1 हो गया। अगर k की वैल्यू को हटा देंगे और इनकी वैल्यू ढूंढेंगे तो m f इज इक्वल्स टू m इंटू 1 इंटू ए हो गया, तो m इंटू 1 इंटू ए तो हो गया m इंटू ए ही, तो f इज इक्वल्स टू m इंटू ए, दैट्स वी गॉट द आंसर हियर गाइस, ओके। तो अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या क्या है नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसके अभी हम लोग ये जान गए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट मासेस, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, आप उसको थोड़ा रीड कर लीजिए, अभी टाइम नहीं है, हमारा वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करना है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ईजी है गाइस, मैं आपको सिंपली बस बता देता हूँ, उसको एक्ट करने के लिए मैं भी वो भी बता दूँगा। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अगर मैंने अभी मैंने अगर सपोज किसी को मारा, ठीक है, तो गाइस जैसे कि अभी देख सकते हैं, अभी सपोज ये मेरा अभी भाई है, अगर मैंने इसको भी मारा, ठीक है, तो वो भी मुझे मारता है। सॉरी फॉर दिस, कैमरा थोड़ा हिल गया था। जैसे कि अभी फिर से देखिए, अभी मैंने इसको मारा अगर, तो ये भी मुझे मारता है। कैसे, अगर मैंने इसको मारा तो ये भी मुझे मारता है, ऐसे, इसने भी हाथ चलाया। इसका क्या मतलब है गाइस, इसका यही मतलब है गाइस कि अगर मैंने उस पर कुछ एक्ट किया था, अगर मैंने उस पर एक्ट किया तो उसने मुझ पर रिएक्ट किया, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक्शन जब मैं कुछ उस पर एक्शन जब मैंने किया तो उसने मुझ पर भी रिएक्शन किया। एग्जैक्टली गाइस, यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ एनी रिएक्शन
is happening somewhere, then equal and opposite action will be act on the same action. Yes, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ. Every reaction has equal and opposite reaction when it acts simultaneously. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स एंड टर्म्स दिए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द रेवोल्यूशनरी थिंग इट इज स्टेटेड इन फिजिक्स. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. आखिरी टॉपिक है गाइस, फटाफट से कवर कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सपोज एन ऑब्जेक्ट ए एंड मास m1. एक ऑब्जेक्ट है m1, velocity u1, okay, and object B has mass m2 and initial velocity as u2. According to the formula of momentum, the initial momentum of A is m1 into u1 and that of B is m2 into u2. क्योंकि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या है गाइस, मास इंटू वेलोसिटी. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है u, ऑब्जेक्ट ए का है u1 और ऑब्जेक्ट बी का है u2. ऑब्जेक्ट ए का है m1, ऑब्जेक्ट बी का है m2. दोनों के मोमेंटम्स कुछ ऐसे मिलते हैं हमें, कुछ यहाँ पे लिखा है जैसे कि और यहाँ पे भी m1 into u1 एंड m2 into u2 में ये मिलता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, पर इसको इसमें मैं ऐसे नहीं बोला कि रिमेंबर करने के लिए, बस सम है इसलिए देखिए, पर ज़रूरी है. ये फॉर्मूला जैसा है पर सम ही है, सम इसको समझाने के लिए है, बट है एक फॉर्मूला ही. चलिए, अगर दोनों भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों भी ऑब्जेक्ट हैं एक सरफेस पे कुछ ऐसे, ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है. अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, और दोनों भी कोलाइड हो जाते हैं, लास्ट में जाके कुछ ऐसे टकरा जाते हैं, तो इसके बाद तो यही बोलेंगे ना हम लोग कि ए ऑब्जेक्ट रुक जाएगा और ये बी चलता जाएगा. कुछ ऐसे. तो सिंपली यही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ मोमेंटम के सबसे ये होता है. तो अगर मैं अभी बोलूँ दोनों के ऑब्जेक्ट के जो फोर्स है वो फोर्स F2 है, ठीक है, और फोर्स F1 है. अभी मैं बताता हूँ आपको. देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि u1 और u2 जो थे वो उनके इनिशियल वेलोसिटी थी. आफ्टर कोलाइजन, व्हाट इज दैट, आफ्टर कोलाइजन वी गेट दैट, व्हाट इज दैट, मोमेंटम जो उनकी आफ्टर कोलाइजन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी के साथ हो जाएगी m1 into v1 and that of b will be m2 into v2. ठीक है. In the opposite direction, this will cause a change in the momentum of B if its velocity after collision is v2. The momentum of B after collision will be something like m2 into v2. If F2 is the force that acts on the object B, अगर F2 जो है फोर्स वो B पे एक्ट कर रहा है, तो सिंपली माइनस F1 हो जाएगा A पे. यहाँ पे माइनस की साइन ये डिनोट करती है इसकी वो रुक चुका है, ठीक है. तो अगर वो चलता रहता तो हो सकता है अभी भी उसका अब जो प्लस में ही था, क्योंकि अब ये प्लस में हो चुका है, ये अभी ये न्यूट्रल था, अभी वो चल जाए, पर ये अभी धीरे धीरे होगा ना, पहले उसके बाद रुकेगा ना, सीधा थोड़ा ना रुकेगा. सपोज अभी ये धीरे यहाँ पे रुका है, यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है, फिर यहाँ पे रुकने के लिए कुछ टाइम चाहिए ना, उसके बाद ये चलना स्टार्ट करेगा. तो उस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, उस वेलोसिटी के बारे में, इसलिए उसमें माइनस की साइन लगेगी. सिंपली यही बता रहा हूँ मैं, और कुछ ज़्यादा खास नहीं. सिंपली ये ध्यान रखिए. अब देखिए, हमें इतना पता है F2 जो है वो m2 into a2 है. क्यों? क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला था वो किससे इक्वल था गाइस, रिमेंबर,
नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सब चीज़ें हर जगह ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हर जगह पूछी जाती हैं, किसी न किसी सब में पूछी ही जाती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा दिया फिर कुछ पूछेंगे नहीं, सब कुछ पूछेंगे, एवरीथिंग, ईच एंड इम्पॉर्टेंट, हर एक वर्ड। पर ऐसा नहीं वर्ड टू वर्ड याद रट्टा मार लेना, ऐसा नहीं है। समझोगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझो बस अच्छी तरीके से। क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। F2 को किसका था? ऑब्जेक्ट बी का। तो ऑब्जेक्ट बी का जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, यानी फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स है, तो उनका जो फोर्स है वो है मास 2 m2 इंटू a2। और एज वेल एज जो एक ऑब्जेक्ट का था वो है -m1 इंटू -e1। ऐसा इसलिए है क्योंकि माइनस की साइन फोर्स में है, तो इसमें भी कैरी ऑन हो जाएगी। अब अगर हम एक्सेलरेशन को स्प्लिट कर दें, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो हमने a2 को स्प्लिट कर दिया v2 माइनस u2 अपॉन t में, और हमने a1 को स्प्लिट कर दिया v1 माइनस u1 अपॉन t। तो अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि t जो है, t दोनों तरफ सेम है, तो t तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए t जो है, अगर हम लोग इस t को इधर लेके गए तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिवाइड में है, तो डिवाइड है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे क्या दिया है? t कैंसिल आउट हो चुका है गाइस, तो m2 इंटू ब्रैकेट में है v2 माइनस u2 इक्वल्स टू माइनस m1, फिर ब्रैकेट में v1 माइनस u1। ठीक है, तो अब देखिए कुछ ऐसा है, अगर m2 को हम लोग ने वापस मल्टीप्लाई किया सबसे, तो m2 को हमें मिला m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू u2 इक्वल्स टू, अब m1 को हम लोग ने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऐसा मिलता है माइनस m1 इंटू v1 प्लस m1 इंटू u1। देखिए यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे भी माइनस की साइन, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो आपको सिंपली याद ही होगा, सिंपल मैथ्स। तो अब अगर मैं बोलूँ इस माइनस की साइन को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ और इस माइनस की साइन को यहाँ पे लेके आऊँ, तो क्या होगा? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, सॉरी फॉर दैट, जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ, और इसकी, इन दोनों को मैं जगह एक्सचेंज कर दूँ और इसको यहाँ पे लेके चला जाऊँ और इसको यहाँ पे लेके चला जाऊँ, तो क्या होगा? माइनस में है, प्लस में हो जाएगा। तो m2 इंटू v2 प्लस m1 इंटू v1 इज इक्वल्स टू, आई गॉट दैट, m2 इंटू u2 इज इक्वल प्लस m1 इंटू u1। yes guys, this particular thing that we got now is nothing but the conservation law of momentum। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि मोमेंटम ना तो बनाया जा सकता है ना तो मिटाया जा सकता है। कंजर्वेशन लॉ, हर एक कंजर्वेशन लॉ ऐसा ही है गाइस। एनर्जी पता है आपको, एनर्जी जो हमारी बॉडी में आती है वो ट्रांसफ़र होके आती है, बन के तो आती नहीं, बनती नहीं कभी एनर्जी गाइस। एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, नहीं डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो प्रेजेंट होती है, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है अलग अलग एनर्जीज में, बट उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने एनर्जी बना दी। इसलिए ऐसा ही ये मोमेंटम में भी होता है, इसलिए यहाँ पे दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फाइनल मोमेंटम। अब जो हमारा टोटल फाइनल मोमेंटम है, ए और बी एज वेल, दोनों का भी जो टोटल मैग्नीट्यूड है, दोनों का एडिशन का, वो इक्वल है किससे? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ऐसा ही यहाँ पे भी है, when no external force is applied on the object, onto interacting object, their total momentum remains constant, it doesn't change। ये किसको हम इसको इससे समझते हैं, यही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और when two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision। when दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करते हैं
टकराते हैं एक दूसरे से तब तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है, जो बिफोर कोलाइजन होता है, यानी वो जो पहले जब टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम होता है और टकराने के बाद जो मोमेंटम होता है वो दोनों का इक्वल होता है। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए उसके लिए सॉरी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा मत बोलिए कि वीडियो लंबा हो गया इसलिए कुछ मज़ा नहीं आ रहा। एज द मास ऑफ द गन इज़ मच हायर देन द मास ऑफ द बुलेट। ये देखिए ये समझने वाली चीज़ है, बट ये एक एग्जाम्पल से लिया गया है इसलिए आप इसको रीड करके भी समझ पाएंगे। इसको अभी मुझे हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि आप समझना है इसको। ये एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आप समझें, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आप रीड कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं, ये तो आपको पता ही होती है, सारी बुक्स में होती हैं। इन एक्सरसाइज को आप ये प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए। और देखिए गाइस एग्ज़ाम में जब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एग्ज़ाम में ना कभी भी जब नोट्स मिलते हैं ना आपको स्कूल से, नोट्स आपके हेल्प के लिए होते हैं, ना कि आप उस पर ही निर्भर हो जाएं, ऐसे नहीं होता। यही फाइनल चीज़ होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे स्कूल से मैंने ऑब्जर्व काफ़ी सारे बच्चे जो है ना सिर्फ रट्टा ही मारते हैं, सिंपली रट्टा मारते हैं। रट्टा गलत बात होती है ना रट्टा मारना। तो देखिए ऐसा अगर आप कोई बोलेगा ना आपको कि मैं तो समझ लिया पहले उसके बाद रट्टा मार रहा हूँ, तो भी तो गलत ही है ना। अगर तुम समझ लिए होते ना अच्छे से बेटा तो तुम्हें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ ये ज़रूरी बात है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, अगर आप मेरे टॉपिक्स को समझेंगे अच्छे से तो आप उनको अलग से नोट्स बना के लिख भी सकते हैं, बट उसको फिर आपको अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी समझ लिया अच्छे से। उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज़ कीजिए, बट मैं ये नहीं बोला आप बुक खोलिए उसको रट्टा मारिए, याद कीजिए। मेमोराइजिंग बहुत बुरी बात होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेमोराइजर्स जितने भी हैं आपके क्लास में, आपके फ्रेंड्स सर्कल्स में, उनको सजेस्ट कीजिए कि तुम